फ्रेंड्स नमस्कार। 68th पीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का एक वर्ष का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आज ये पहला एपिसोड है। इसमें हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 को देखेंगे और इसी प्रकार फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ देख रहे हैं जनवरी 2023। उसके बाद जैसे ही 2-4 दिन में फरवरी 2023 का भी मैगजीन आ जाता है, तो उसको भी हम प्रयास करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरे वर्ष का प्रतियोगिता दर्पण जिस्ट हम आप लोगों को कंप्लीट करवा दें यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। उसके बाद आईएसएफआर रिपोर्ट जो अप टू डेट है, उसके बाद बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल बजट और सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे। इस बार आप सभी जानते हैं 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन जो 30 सितंबर को हुई थी, उसमें करंट अफेयर से 45 प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए बहुत ही महती भूमिका निभाएगी करंट अफेयर 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में। ध्यान दें, इसको एक सप्ताह के अंदर कराने का प्रयास हम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको देखेंगे और पूरे डिटेल से हम प्रतियोगिता दर्पण के हर एक जिस्ट को समझाएंगे आप लोगों को। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो भी इसी वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताते चलेंगे कि 68th के हिसाब से आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी 2022 का ये मैगजीन है, जिस्ट है प्रतियोगिता दर्पण का, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। इसमें सीबीआई के निदेशक व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल अब 5 वर्ष तक बढ़ाए जा सकेंगे। अध्यादेश इसके लिए केंद्र सरकार ने जारी किए हैं 14 नवंबर 2021 को। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण हैं हम उसको बताते चलते हैं। अभी तक कार्यकाल में एक एक वर्ष की वृद्धि का प्रावधान था, अर्थात 2 वर्ष की वृद्धि की जा सकती थी। ध्यान दें, नवंबर 2021 में सरकार ने 2 अध्यादेश जारी किए हैं। पहला अध्यादेश दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम से है और दूसरा अध्यादेश केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम से है। इस अध्यादेश के द्वारा हुए संशोधन के बाद अब कार्यकाल 2 वर्ष के जगह 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। आप नहीं समझे, समझ लीजिए। मान लेते हैं कि आप सीबीआई के निदेशक हैं और आपके कार्यकाल में सरकार को 5 वर्ष तक की वृद्धि करना है, तो उसके लिए सरकार आपको एक्सटेंशन 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष और 1 वर्ष का दे सकती है। अर्थात लगातार 3 वर्ष अथवा लगातार 2 वर्ष अथवा लगातार 4 वर्ष या 5 वर्ष का एक्सटेंशन एक साथ में आपको नहीं दिए जा सकते हैं। पहले यह एक्सटेंशन 1-1 वर्ष यानी कि 2 वर्ष के लिए दिए जाते थे और अब यह एक्सटेंशन जो है 5 वर्ष तक किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखें। ध्यान दें, यह विस्तार 1-1 वर्ष के माध्यम से 3 वर्ष तक दिया जाएगा। पहले 2 वर्ष था ही, एक ही बार में 5 वर्ष के लिए नहीं होगा। तो यही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, आप समझ गए होंगे। आइए फिर देखिए, आगे है गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, आईवी निदेशक व रॉ के निदेशक के कार्यकाल में अब 2-2 वर्ष की वृद्धि हो सकेगी। यह प्रशासनिक आदेश जारी 15 नवंबर 2021 को किया गया है। इन सभी अधिकारी के कार्यकाल वर्तमान में 62 वर्ष हैं, अब 2 वर्ष की वृद्धि के बाद 64 वर्ष हो सकेगा। 68th प्रीलिम्स के लिए ये आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 भी जारी हो चुका है, इसलिए हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, आईएनएस वेला, ये 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। स्कॉर्पियन श्रेणी की 4th पनडुब्बी है ये। इसको नौसेना में शामिल किया गया है 25 नवंबर 2021 को। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है और निर्माण में जिस परियोजना का नाम दिया गया है इसको निर्माण करने के लिए, उसका नाम है परियोजना 75। इसके तहत ही अक्टूबर 2005 में फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी जिसका नाम है डीसीएनएस, इसके द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता हुआ था। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण हो रहा है। ध्यान दें, परियोजना 75 जो है इसके तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण भारत में ही होना है। आईएनएस वेला जो है हिंद महासागर में भारत की क्षमता बढ़ाएगी। और ध्यान देंगे, इससे पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला जो 4थी पनडुब्बी अभी हाल ही में शामिल की गई है। उसके बाद आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर, ये
जलावतरण इसका हो चुका है, लेकिन औपचारिक रूप से 2022 में इसको शामिल किए जाने की बात कही गई है। अब हम आगे देखेंगे। और INS वागशीर अभी निर्माणाधीन है, तो इसको नौसेना अध्यक्ष के द्वारा जो है शामिल किया गया है। ये आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशाखापत्तनम रक्षा मंत्री के द्वारा सौंपा गया था, यानी नौसेना को। तो ये प्रश्न जो है BPSC पूछ चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान देंगे यहाँ पर INS वेला का नाम जो है हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है। ये मद्रास हाईकोर्ट का जो है कोर्ट्स है, आप इसको ध्यान रखें। देव सहाय पिल्लई केरल, ध्यान दें ईसाई संत का दर्जा पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। इनका जन्म जो है 1712 ईस्वी में 23 अप्रैल को कन्याकुमारी के नट्टलम में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम नीलकांत पिल्लई है। 1745 में ईसाई धर्म अपनाकर अपना नाम इन्होंने लेजारूस रख लिया था। संत का दर्जा देने की घोषणा रोमन कैथोलिक चर्च वेटिकन सिटी ने की है उनके निधन के 270 साल बाद। ध्यान दें 14 जनवरी 1752 को इन्हें गोली मार दी गई थी और ये दर्जा इन्हें 22 मई 2022 को दिया जा चुका है। ये ध्यान देंगे, अब हम लोग चूंकि बाद में देख रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसके नाम को बदलने की संस्तुति की है। राज्य सरकार के बाद गृह मंत्रालय ने इसको औपचारिक रूप से मान्यता दी है। 18वीं सदी में गोंड साम्राज्य की अंतिम शासिका थी कमलापति, मध्य प्रदेश की। यह देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड स्टेशन बन गया है। अगला है यूपी के दांतुपुर स्टेशन का नाम मां बाराही देवी धाम किया गया है। नेक्स्ट है भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ है 20 से 28 नवंबर 2021 को। इसका उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी में किया गया था। इसमें फोकस कंट्री ब्रिक्स के 5 देश थे और पुरस्कार या ट्रॉफी के रूप में इसमें स्वर्ण या फिर रजत मयूर दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रिंग वांडरिंग, और जिसके निर्देशक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो ध्यान रखें, अभिनेता जितेंद्र जोशी, और अभिनेत्री का नाम आप ध्यान रखें रेंजलो मोलिना। सत्यजीत राय लाइफ टाइम पुरस्कार जो है स्तवान जो हंगरी के हैं इनको दिया गया है, और स्कोरसेस को दिया गया है, ये अमेरिका के हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार हेमा मालिनी व प्रसून जोशी को दिया गया। ICFT यूनेस्को पदक लिंगुई द सेक्रेड बाउंड्स फिल्म को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार वाक्लाव काद्रनका को दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिक्स फिल्मोत्सव के पुरस्कार 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत ही दिए गए हैं ये। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है बराकत, और निर्देशक इसमें लूसिया मराठ, और अभिनेता धनुष जो भारत के हैं फिल्म असुरन के लिए, और अभिनेत्री लारा बोल्डोरिनी ये ब्राज़ील की हैं, इनको दिया गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 1952 से हो रहा है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ आ चुके हैं, ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दें। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 को किया गया था। 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जो कि ब्रिटेन में है, वहाँ पर हुआ। COP26 की अध्यक्षता जो है आलोक शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रिटेन जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने की। COP26 में ही अन्य 2 बैठक भी शामिल थी, पहला CMA3 और दूसरा CMP16। COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बैठक 14 दिनों तक इस बार चली है।
कॉप CMA 3 और CMP 16। ध्यान दें 2015 के पेरिस समझौतों के पक्षकारों की यह तीसरी बैठक थी और CMP 16 यह क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 16वीं बैठक थी। 197 देश के 25,000 प्रतिनिधि COP26 के भागीदार रहे। 120 देशों के शासन प्रमुख भी इसमें शामिल थे। अब भारत की बारी है। PM मोदी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए और उन्होंने कुछ 5 वायदे वहाँ पर किए थे जो 67th के लिए भी इम्पोर्टेंट था और आपकी 68th BPSC प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी 5 वायदों को हम लोग अभी देखेंगे। PM मोदी के द्वारा क्या क्या वायदे वहाँ किए गए थे। पहला, उन्होंने कहा था कि भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक, ध्यान देंगे यहाँ इन शब्दों पर, 500 गीगावाट तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता को हम नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि हम कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाना हमारा उद्देश्य है। चौथा, इन्होंने अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करने का लक्ष्य बताया वहाँ। और पांचवा, 2070 तक, देखिए ध्यान देंगे, 2030 और 50% नवीकरणीय ऊर्जा, 2030 कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना और 2070, यानी ये सभी आगामी लक्ष्य निर्धारित किए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने। इसलिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अभी महत्वपूर्ण है। कार्बन उत्सर्जन का इन्होंने लक्ष्य रखा। यहीं पर इन्होंने एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड पर बल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस COP26 में कुछ फैसले लिए गए थे जो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसे भी ध्यान रखें। पहला है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित औद्योगिकरण से पूर्व के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य इस बार रखा गया। 100 देश, जिसका कुल वन क्षेत्र में 85% हिस्सा है, 2030 तक वनों की कटाई ये सभी बंद करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसा किया गया है और कार्बन इंटेंसिटी को कम करने के लिए। 105 देश मीथेन का उत्सर्जन 2030 तक 30% कम करेंगे। नेट जीरो के लक्ष्य पर भी काम करेंगे सभी देश। उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद विकसित देश 2009 में किए अपने वायदे को पूरा करने में विफल रहे हैं, अतः इसे 2025 तक, जो वायदा इन्होंने 2009 में किया था उसको 2025 तक पूरा करेंगे। वायदे क्या थे उसको भी समझ लीजिए। 2009 में इन विकसित देशों ने $100 अरब विकासशील देश को उपयुक्त लक्ष्य को, यानी ये जो लक्ष्य हैं इसको प्राप्त करने के लिए सहयोग करेंगे, ऐसा इन्होंने वादा किया था। क्योंकि इन्हीं विकसित देश ने अधिक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है, इसीलिए ये सभी $100 अरब की बात किए थे कि हम देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं पूरा किया, जिसको 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सम्मेलन के पश्चात 10 नवंबर 2021 को एक संकल्प पत्र जारी हुआ जिस पर चीन और अमेरिका व जर्मनी के कंपनियों ने हस्ताक्षर नहीं किए, ये भी ध्यान रखेंगे। बाद में चीन और अमेरिका के बीच 10 नवंबर को ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अलग समझौता भी किया गया था। अब हम देखते हैं इस बार परीक्षा के दृष्टिकोण से जो और महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। इस बार COP25 जो है, पहले इसका दिसंबर 2019 मैड्रिड स्पेन में आयोजन हुआ था और COP26 अभी हम लोग देख रहे थे। अब ये दोनों आगामी हैं, जिसमें एक हो चुका है शर्म एल शेख में, मिस्र में, इजिप्ट में प्रस्तावित यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अब हो चुका है ये, हम लोग देखेंगे शर्म एल शेख। और दूसरा COP28 जो है संयुक्त अरब अमीरात में ये प्रस्तावित है, इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अब इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य बन गया है अमेरिका। ध्यान देंगे, ग्लासगो में ही 10 नवंबर 2021 को जॉन कैरी, जो USA राष्ट्रपति के दूत हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए इस पर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत पेरिस जलवायु समझौते 2015 के समय प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो फ्रांसिस ओलांद थे उन्होंने की थी। इसका मुख्यालय हमारे भारत के ही गुरुग्राम हरियाणा में है, ध्यान दें।
68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ध्यान देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, और कोई भी ऐसा संवाद जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये 10 नवंबर 2021 को हुआ था। ध्यान दें, इसमें अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजित डोभाल ने किया था। दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग इसका नाम दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का यह क्षेत्रीय संवाद था जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। आपके ऑप्शंस में इस तरह के ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस नेक्स्ट है। भारत व फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग समझौता, ये पेरिस में हुआ है। 35वीं वार्षिक रणनीतिक वार्ता थी। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें NSA डोभाल यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल के द्वारा किया गया था। फ्रांस का प्रतिनिधित्व फ्रांस राष्ट्रपति के सलाहकार वहाँ के इमैनुअल बोन द्वारा किया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कोई फैसला नहीं लिया गया, अर्थात आपकी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से और कोई इसमें डाटा नहीं था जो नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नासा के मंगल मिशन 2000 के तहत इसको भेजा गया था। यह पृथ्वी से बाहर किसी ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। ध्यान दें, अब तक जितने भी हेलीकॉप्टर पृथ्वी पर चल रहे हैं उसके अलावे किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर जिसने उड़ान भरा हो वो है इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, और इसको मंगल मिशन पर नासा ने भेजा था। बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है डार्ट मिशन, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। डार्ट मिशन नासा द्वारा एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए 24 नवंबर 2021 को इसको भेजा गया था। डार्ट का पूरा नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट मिशन का लक्ष्य है 25,000 फुट चौड़ा जो डिडिमॉस क्षुद्रग्रह है के चारों ओर चक्कर लगा रहे डाइमॉर्फस क्षुद्रग्रह जो कि 525 फीट चौड़ा है उसके मार्ग को परिवर्तित करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसका ये क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। यह दोनों एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर अभी चक्कर लगा रहे हैं। यदि यह सफल होता है ऐसा करना तो पृथ्वी से टकराने वाले जितने भी एस्टेरॉयड्स हैं उसकी दिशा में परिवर्तन करना संभव हो पाएगा और अनहोनी से बचा जा सकेगा। डार्ट मिशन डाइमॉर्फस को टक्कर सितंबर-अक्टूबर 2022 में देगा, ऐसा उस समय व्यक्त किया गया था। अब तो ये हुआ कि नहीं, हम आगामी करंट में इसको पढ़ेंगे उस टाइम के, जिससे उसका ऑर्बिट जो है बदल जाएगा। नेक्स्ट है मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने, ध्यान देंगे, अंतरिक्ष में अपना पहला ही पुराना उपग्रह जिसका नाम कॉस्मोस 1408 था उसको 15 नवंबर 2021 को नष्ट कर दिया। इसकी निंदा बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की, क्योंकि इसका मलबा अंतरिक्ष में ही चक्कर लगाता रहेगा जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को इससे खतरा होने की संभावना बनी रहेगी। अमेरिका चीन की शिखर वार्ता 15 नवंबर 2021 को वर्चुअल हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हालांकि ध्यान रखेंगे दोनों के राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन और शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तो कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान कर ली गई जिसका नाम ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ध्यान देंगे डेल्टा वेरिएंट के बाद यह नया वेरिएंट है। ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC घोषित किया। अब हम लोग जनवरी प्रतियोगिता दर्पण 2022 के तीसरे खंड में यानी आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखें 68वीं BPSC के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर को यानी सितंबर के लास्ट में आपकी 67वीं BPSC परीक्षा हुई थी, और ये जनवरी 2022 आपकी 68वीं के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि 67वीं के लिए थे। तो ये उसी टाइम का है, इसलिए आपको 67वीं दिखेगा। जहाँ 67वीं लिखा हुआ है उसको आप अब 68वीं BPSC समझ कर चलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये लखनऊ से गाजीपुर के बीच में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सुल्तानपुर में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम, प्रधानमंत्री मोदी का नाम इंपॉर्टेंट है, उन्होंने किया। और ये कहाँ से कहाँ तक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो लखनऊ से गाजीपुर तक है, ध्यान रखेंगे।
इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है और देश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, इसमें अयोध्या भी शामिल है, तो ये पूछा जा सकता है। लखनऊ से गाजीपुर के बीच में ये अयोध्या भी है और इन्होंने सुल्तानपुर से जो है इसका शुरुआत उद्घाटन किया था। इसकी लागत इस परियोजना की 22,400 करोड़ के आसपास है। सुपर हरक्यूलिस विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में इसी एक्सप्रेसवे पर लैंड किए थे, ये भी ध्यान रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डाटा जो एक्सप्रेसवे से संबंधित है उसको भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि नोट में यहाँ लिखा गया है, थर्ड एक्सप्रेसवे, यहाँ देखिए यह तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर वायुसेना का विमान लैंड कर सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे 2015, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 2020 और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2021 में बनकर तैयार हो गया है। निर्माणाधीन कुछ एक्सप्रेसवे हैं, जैसे पहला एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे है जो 1350 किलोमीटर का है। अब भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, बनकर तैयार होने के बाद 2023 में बन जाने की इसकी संभावना है। और दूसरा मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे है जो 594 किलोमीटर का है, ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगला 68वीं बीपीएससी के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोएडा में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ध्यान देंगे, जेवर जो एक जगह का नाम है गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ पर बनेगा। इसके लिए जो लैंड एक्वायर किया गया है वो 1334 हेक्टेयर है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा यह, जबकि एशिया का फर्स्ट सबसे बड़ा होगा। ध्यान देंगे, किंग फहद एयरपोर्ट जो सऊदी अरब में है और डेनवर तथा डलास जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उसके बाद चौथा यही एयरपोर्ट होगा जिसका नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रखा गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आइए उसके आगे देखते हैं। यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह होगा और यह जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा, यह भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ कई सारे रिकॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे की संज्ञा इस एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। 25 नवंबर 2021 को इसका शिलान्यास हुआ है और प्रथम चरण की शुरुआत 29 सितंबर 2024 तक होगा। ध्यान दें, दो और योजनाएं यहाँ पर 68th के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। कौन कौन सा है? पहला है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना और दूसरा है एकीकृत लोकपाल योजना। ध्यान दें, इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 12 नवंबर 2021 को शुरू किया गया। छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति में निवेश को आसान बनाने के लिए, ध्यान दें, रिटेल इन्वेस्टर के केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूति में सीधे ही अब जो है निवेश कर सकेंगे ये। और एकीकृत लोकपाल योजना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुभारंभ हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका किया है। इसका उद्देश्य है कि बैंक एवं वित्तीय संस्था के ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक साझा एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। तो ये है, आप समझ पा रहे होंगे। इन दोनों योजना को ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मार्च 2020 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये आप लोगों को भी मिल रहा होगा यदि गांव के क्षेत्र में आप लोग भी हैं तो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के निम्न चरण है। पहला चरण जो है अप्रैल से जून 2020 था और इसी तरह इसके चरण बढ़ते गए और 5वां चरण जो अब चल रहा है, हालांकि इसके आगे भी चरण है, हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट मैगजीन में जब नवंबर दिसंबर का हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें 5वां चरण जो है दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए शुरू हुआ, ये आप समझें। और इसके तहत खाद्यान्न कितने दिए जाते हैं इसको भी समझें। 5 केजी अनाज दिया जाता है, इसमें गेहूं या चावल हो सकता है, ध्यान देंगे। और ये सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको जो है आपको पढ़ना है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तीनों विवादित कृषि कानून को वापस कर लिया गया है और 68वीं बीपीएससी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 29 नवंबर 2021 को घोषणा
इसके लिए जो है 19 नवंबर 2021 को ही पीएम मोदी ने किया था और वापस इसको कब लिया गया, 29 नवंबर 2021 को। ध्यान देंगे तीनों कृषि कानून क्या हैं, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, दूसरा है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, तीसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम 2020। इन तीनों योजनाओं के नाम आप ध्यान रखें। ध्यान देंगे कि सितंबर 2020 में इसको पारित किया गया था, इस तीनों कृषि कानून को। संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक जिसका नाम फार्म लॉ रिफिल बिल 2021 रखा गया, उसके तहत यानी कृषि कानून निरस्त्रीकरण विधेयक जो 29 नवंबर 2021 को शीत सत्र में पारित कराकर वापस लिया गया। किसानों के प्रबल विरोध हो रहे थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके बाद ऐसा करने का फैसला पीएम मोदी ने लिया था। ध्यान दें 1 दिसंबर 2021 को इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया और तीनों कानून जो थे वो वापस ले लिए गए। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण है एक बार और देख लीजिए। पहले तो इस कानून को कब वापस लिया गया, तो 29 नवंबर 2021 को लिया गया। उसके बाद में कब जो है राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दी, तो 1 दिसंबर 2021 को अपनी सहमति दी, जिसके बाद इसको वापस लिया गया। शीत सत्र में इसको वापस लिया गया था और इसका नाम क्या था, कृषि कानून निरस्त्रीकरण विधेयक। तो ये ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें नोट्स में कि जून 2020 में एक अध्यादेश को सितंबर 2020 में विधेयक पारित कराकर इसे प्रतिस्थापित किया गया था। यानी इस तीनों कृषि कानून के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था जून 2020 में, बाद में सितंबर 2020 में विधेयक को पारित कराया गया और उसको प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, इसी से और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके परीक्षा के हिसाब से निकल कर आती है। जैसे बीपीएससी में 3 बात आपको ध्यान रखना है इस बार पीटी के लिए। इसमें अध्यादेश, विधेयक और वापस से संबंधित डेट हो सकता है पूछे जाएं कि इस अध्यादेश को कब लाया गया, विधेयक कब पारित हुआ और वापस क्यों लिया गया, कब लिया गया और अनुमोदन की तारीख क्या थी राष्ट्रपति की। इतने सारे प्रश्न जो है इसे बनते हैं। इसीलिए ये मैगजीन जो जिस्ट हम अभी आप लोगों को दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आप इसको 2-3 बार रिवाइज करते हैं बहुत अच्छे से तो आपका रिजल्ट तय है, इतना मानकर चलिए। तो इस अध्यादेश को 5 जून 2020 को लाया गया था, तीनों कृषि कानून वाले बिल को। 15 सितंबर 2020 को इसको लोकसभा ने पास किया था और 22 सितंबर को 2020 को जो है राज्यसभा ने इसको पास किया था। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति का इस पर अनुमोदन मिला था जब यह लागू हुआ था। वापस इसको क्यों करना पड़ा, इसके लिए हमने ऊपर बताया है आपको क्यों करना पड़ा। किसान का काफ़ी विरोध हो रहा था। कब करना पड़ा, तो 29 नवंबर 2021 को करना पड़ा शीत सत्र में। और अनुमोदन कब हुआ राष्ट्रपति का, हमने बताया 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा इसको वापस लेने का अनुमोदन हुआ। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5। ध्यान दें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की यह 5वीं रिपोर्ट है। 2019 से 21 के आंकड़ों पर यह आधारित है। NFHS 5 के तहत देश भर में 6.5 लाख परिवारों के आंकड़े एकत्र कर जनांकीय रिपोर्ट तैयार किया गया है। इसके तहत लिंगानुपात और प्रजनन दर पर चर्चा की गई है। ध्यान देंगे लिंगानुपात और प्रजनन दर पर NFHS 5 में चर्चा की गई है। NFHS 5 के अनुसार अब देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक व प्रजनन दर जो है 2.1 से कम हो चुका है, ऐसा बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। NFHS 5 रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ आंकड़े हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो NFHS 1 रिपोर्ट जो है 1992-93 में जारी किया गया था। क्रमशः इसी प्रकार 2, 3, 4 आप देख सकते हैं। NFHS 5 अभी प्रकाशित किया गया है तो इसको ध्यान देंगे। इसमें आंकड़े 2019-21 के लिए गए हैं। यह रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ के निर्देशन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये तैयार करने की जो एजेंसी है उसको आप ध्यान रखें। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ डाटा है यहाँ पर दिए गए, उसको ध्यान दें। प्रति 1000 पुरुषों पर 10 से 20 महिलाएं हैं। NFHS 4 में 991 थी, तो ये ध्यान रखना है। जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 बच्चों पर 929 बच्चियां हैं, ये बताया गया है, और जबकि NFHS 4 में 919 थी। तीसरा कि लिंगानुपात शहरों की तुलना में गाँव में बेहतर है, यह भी बताया गया है।
अगला प्रजनन दर से रिलेटेड है जो 2.1 है, इसकी चर्चा हमने ऊपर भी की है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होने से भारत में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति मानी जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। पांचवा कि देश में 78.6% महिलाएं अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करती है खुद से। अगला कि 43.3% महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी है, ऐसा भी इसमें अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट कुछ डाटा है, इसको और देख लीजिए। देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, और प्रजनन दर जो है यह दोनों बिहार में ही है। तो ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर VVI किया जा चुका है और इसको भी VVI किया जा चुका है, दोनों ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है 2021-22 में चीनी उत्पादन का अनुमान 305 लाख टन। इस्मा है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। ध्यान दें इस बार 67th री एग्जामिनेशन में जो परीक्षाएं हुई है उसमें संभवतः यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो आर्थिकी वाले इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं का मैं उस प्रश्न को ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा पूछा गया है कि गेहूं का कितना टन होने का अनुमान, ऐसे कुछ है द्वितीय या तृतीय, एक बार आप देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं। ये प्रश्न भी आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए चीनी उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है विश्व में और उसके बाद दूसरा स्थान भारत का ही है। चीनी उत्पादन में यदि राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, यूपी सेकंड स्थान पर है। लेकिन चीनी का कटोरा जो है यूपी को कहा जाता है, ये 60-62 BPSC में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें आप लोग भी। 68th BPSC प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, यह नीति आयोग के द्वारा जारी नवंबर 2021 में किया गया था। इसमें 3 क्षेत्र हैं, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर, और 12 इंडेक्स के आधार पर इसको जारी किया जाता है। ध्यान दें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 12 इंडेक्स कौन कौन से हैं उसको भी ध्यान रखें। 65th BPSC प्रीलिम्स परीक्षा में इसके इंडेक्स पूछे गए थे कि इनमें से कौन नहीं है। पोषण है, बाल मृत्यु दर है, किशोर मृत्यु दर है, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य है, पढ़ाई के वर्ष हैं, स्कूल में स्थिति है, सफाई, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति और बैंक खाता, यही 12 इसके इंडेक्स हैं। आप इसको याद रखें, 4-4 का सेट बना लें, 3 सेट बनाएं और 12 को याद रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें कुछ डाटा है उसको भी ध्यान रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे सभी राज्यों और यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य क्षेत्र में सबसे गरीब राज्य जो है बिहार को माना गया है, और ये डाटा BPSC के संभवतः AAO की जो एग्जामिनेशन हुई थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, उसमें पूछे गए हैं बिहार के इस डाटा को। बिहार में गरीबी का प्रतिशत बताया गया है 51.91% है। दूसरे नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर यूपी है। ये पॉइंट में डाटा पूछा गया था, इसलिए अब BPSC बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगी है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, जैसे इस बार 67th में पूछा गया था प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र में बिहार में कितने ग्रोथ रेट हैं पिछले 5 साल के, वो पूछे गए थे। तो अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है, अब डाटा भी ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद प्रथम स्थान पर केरल को रखा गया है, दादर व नगर हवेली इतना, और सबसे गरीब जो है पांडिचेरी को बताया गया है इसमें, तो ये ध्यान रखें। भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यह नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन जो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था प्रगति मैदान में, और ITPO के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन करके है, क्या है, प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ही है, उसके द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान। देखिए इसको देखिए, इसमें ये सभी जहाँ पर 67th आपको देखिए, आप समझ जाइए ये सभी 68th लिखे हुए हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ध्यान देंगे इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था,
लेकिन इसको प्रारंभ 27 सितंबर 2021 को किया गया। तो ये ध्यान रखें, इसके दोनों अलग अलग तिथि को प्रारंभ पूछा जाए तब और घोषणा पूछा जाए तब दोनों की तिथि अलग अलग होगी, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का एक यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरपोल के नए अध्यक्ष। जो जितने नियुक्ति वाले प्रश्न हैं उसको अभी हम छोड़ देते हैं, नियुक्ति से रिलेटेड एक साथ ही, जब हम अभी चूँकि जनवरी 2022 का ये मैगजीन देख रहे हैं तो इसमें जो है बहुत कुछ हो सकता है कि बदल गया हो, तो ये देखना अब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इंटरपोल के नए अध्यक्ष को हम छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। हाँ, इनका चुनाव जो है वो 13 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुआ था। 192 में से इनको 163 मत प्राप्त हुए थे। 1 जनवरी 2023 से 5 वर्षीय कार्यकाल इनका प्रारंभ होगा। अभी कार्यकाल प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके 68th बीपीएससी के लिए, चूँकि आपकी परीक्षा 2023 में ही संभावित है, फरवरी में, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए, भारत के विधि आयोग के लिए नहीं, यह भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते चलते हैं आपको। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, अभी फ़िलहाल ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है नियुक्ति, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ देखिए, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक ये नियुक्त हुई हैं। ध्यान देंगे, ये भारतीय मूल की हैं और 3 वर्ष के लिए इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की 3 वर्ष से आईएमएफ की ये प्रधान अर्थशास्त्री थी वहाँ पर, ध्यान दें। और अभी जो है ये उप प्रबंध निदेशक वहाँ नियुक्त हुई हैं 1 जनवरी 2022 से। और ये सब डाटा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, केवल उसी को ध्यान रखें। तेंजिंग नोर्गे साहसिक भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पुरस्कार सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये ध्यान रखिएगा, शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार, ये देखिए 68वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021, ये प्रथम नाम की एक संस्था है, इसको दिया गया है। कमज़ोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने वाली एक संस्था है ये, इसके बारे में आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुस्तक इम्पोर्टेंट है, पुस्तक को पढ़ लीजिए। पुस्तक से क्वेश्चन फिलहाल अभी पूछे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आ जाए आपके परीक्षा में, तो देख लीजिए इसको। सनराइज ओवर अयोध्या, इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। द नटमेग्स गर्ल्स, पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, इसके लेखक अमिताभ घोष हैं। प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंड्रिटरी, द एसेंशियल्स, शशि थरूर ने लिखा है। दिस लाइफ एट प्ले मेमोइड्स, गिरीश कर्नाड ने लिखा है। नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह और अदील हुसैन ने लिखा है। द होम इन द वर्ल्ड ए मेमोइड, अमर सेन ने लिखा है। लाल सलाम, स्मृति जुबिन ईरानी और द क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग ने लिखे हैं। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट 68th के लिए अभी हम केवल उसी पर चर्चा कर रहे हैं। WTO की बैठक हो चुकी है, हम इसको आगे देखेंगे। डेट भी एक बार आप लोग चाहें तो देख लेंगे, यहाँ से कुछ डेट्स इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 15 नवंबर को जो फैसला लिया गया है जनजातीय गौरव दिवस मनाने का, ये इम्पोर्टेंट है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा की स्मृति में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने 2021 में ही लिया है और 2022 में ये दूसरा मनाया गया है 15 नवंबर 2022 को, तो अभी 2 ही हुए हैं, तो हो सकता है पूछा जाए। और ठीक 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की भी जयंती होती है, लेकिन ध्यान रखें बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि आदिवासी पूरे समुदाय जो वो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके गौरव गाथा की स्मृति में मनाया जा रहा है। तो ये भी उसमें शामिल हैं, लेकिन स्पेशली इन्हीं के लिए नहीं मनाया जा रहा है, इन बात को ध्यान रखें। हो सकता है ये क्वेश्चन 60-62 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसकी चर्चा हम जो है सेट प्रैक्टिस में भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 2050 को लागू 1950 को लागू हुआ था, सॉरी। और
हम लोग जो है संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी नहीं 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत हुआ था पहली बार। यदि आप प्रस्तावना याद हो या फिर पढ़े हो तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये सब प्रश्न जो है फिर इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखें। इसमें एक्स शक्ति जो है भारत और फ्रांस की थल सेना का संयुक्त अभ्यास है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। गरुड़ पूछा जाएगा क्या है, तो भारत और फ्रांस की वायुसेना का अभ्यास है। वरुण जो है वह भारत और फ्रांस की जल सेना का अभ्यास है। तो यहाँ पर देखिए थल सेना, यहाँ पर देखिए वायुसेना और यहाँ जल सेना, तीनों का इसमें एक्स शक्ति, गरुड़ और वरुण, क्योंकि 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं कि मालाबार जो है वो किसके बीच, मालाबार या कौन पूछा गया था, नौसेना का ही एक अभ्यास था, उसको पूछा था बीपीएससी ने कि यह किसका अभ्यास है, पूछा गया था ऐसे, तो वह नौसेना का अभ्यास था। भारत और जापान के बीच संभवतः ऐसे कुछ पूछा गया था। तो ये सब आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये देखिए पूछा जा सकता है कि दोस्ती किन देशों के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास है, तो इसमें भारत, मालदीव, श्रीलंका, ये तीनों देश इसमें शामिल हैं। त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान देंगे। मालाबार, ये इसमें डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देश और किस सेना के बीच में होता है ये। तो इसमें भारत, अमेरिका, जापान, यानी क्वाड के जितने भी देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसकी नौसेना का एक सामूहिक अभ्यास है जिसका नाम मालाबार है। तो ये ध्यान रखें आप लोग इस तरह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी अब लास्ट होने वाला ही है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग खेलकूद वाले लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो इसमें इस खेलकूद वाले सेक्शन में देखिए प्रतियोगिता दर्पण में सबसे पहले राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय होता है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय होता है, उसके बाद आर्थिकी, और उसके बाद जो है नवीन घटनाक्रम होता है, और सबसे लास्ट में जो है खेलकूद होता है। तो अभी हम लोग खेलकूद वाले इस सेक्शन में पहुंच गए हैं, इसको देखेंगे। इस खेलकूद वाले में जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, T20 विश्व कप 2021 पुरुष का विजेता ऑस्ट्रेलिया, इसको हम लोग अब लास्ट में ही देखेंगे। यानी खेलकूद वाला सेक्शन हम लोग अभी फ़िलहाल छोड़ करके ही चलेंगे, कम से कम 5-6 महीने तक, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना है तो ये नहीं पूछा जाएगा। तो लास्ट तक एक बार हम देख लेते हैं क्या है, कहीं कुछ इम्पोर्टेंट छूट नहीं रहा हो। थॉमस और उबेर कप इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यह 2-2 वर्ष पर होता है, तो हम इसीलिए हम खुद ही देखकर बताते जा रहे हैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है। 68th बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन 2021, चूँकि इसका आयोजन, सॉरी फ्रांसीसी कह रहे हैं, थॉमस कप और उबेर कप ये इंपॉर्टेंट है। इसका विजेता इंडोनेशिया है, उप विजेता चीन है, और उबेर कप का विजेता चीन है और इसका उप विजेता जापान है। ध्यान देंगे बैडमिंटन के इस खेल का आयोजन जो है 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो अब जो है ये 2023 के लास्ट में होगा, और 2023 में आपका एग्जामिनेशन है, और बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर पूछता है, तो ये हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आए, देखने को मिले आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, और आगे देखते हैं। वर्ल्ड टूर फाइनल, ग्रैंड स्लैम और इसके नए अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको अपडेट कर लेंगे आप लोग। तीनों क्वेश्चन अभी नोट कर लीजिए, इस तीनों को नोट कर लीजिए, और 68 में तक परीक्षा तक यदि कोई बदलता है तो उसको भी। आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख और टीम का मुख्य, यानी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रशिक्षक। अभी आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली, ये वीवीएस लक्ष्मण और ये राहुल द्रविड़ हैं। यदि इनमें से कोई चेंज होता है तो आपको ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, और नहीं तो इस तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है 8 वर्ष के बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी में, ये पाकिस्तान में होगी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हम लोग देख लेते हैं। अब लास्ट पे ही हम लोग चले आए हैं। ये ध्यान रखिएगा, आगामी खेल थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए 2024 से 31 के दौरान आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन। 2024 में जो है T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होना है, आयोजन स्थल है ये।
2026 में T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत व श्रीलंका में होना है। 2027 में ODI वनडे क्रिकेट का आयोजन जो है, विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। 2028 में T20 विश्व कप 2028 जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है। 2029 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भारत में होना है, इंपॉर्टेंट है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाक में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी पाकिस्तान में। T20 विश्व कप 2030 का आयोजन जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में होना है। और जो है 2031 में ODI विश्व कप का आयोजन भारत और बांग्लादेश में होना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 60-62 BPSC में जो है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा ये पूछा गया था, और ये परीक्षा 2017 का था, ध्यान रखेंगे। तो 2017 और 2022 ये लगभग 5-6 साल का अंतर, 5 साल का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए 2023 में आपकी एग्जामिनेशन है, तो 2028-30 तक किसी खेल का आयोजन आपसे पूछा जा सकता है। हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं वो पिछले ट्रेंड के आधार पर बता रहे हैं, काफ़ी उसमें हम गहराई से रिसर्च करने के बाद आपको बता रहे हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से यदि आप चूकेंगे तो परीक्षा में चूक जाएंगे, तो इस सबको ध्यान रखें। आइए हम फिर आगे देखते हैं। एजाज़ पटेल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम लोग अब जो है लास्ट में पहुंच गए हैं, यहीं पर जो है आपका द एंड होता है, ठीक है। और जनवरी में इतना ही, अब हम लोग फरवरी 2022 देखेंगे। इसी तरह हम लोग फिर आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए।